हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी और ज्योमेटिक्स। आज हम 3 क्लासेस ऑफ ऑर्बिट और इसके अलावा जो 2 टाइप्स ऑफ ऑर्बिट हमने प्रीवियस लेक्चर में नेम देखे थे, जैसे जियो सिंक्रोनस और हमारे पास सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जियो सैटेलाइट जो होते हैं या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स होते हैं उनके बारे में समझेंगे, और सन सिंक्रोनस जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो मेनली 3 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं ऑर्बिट्स, क्योंकि ये जो जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस है, इन सन सिंक्रोनस जो सैटेलाइट होती हैं वो जनरली लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर मिलती हैं, और जो जियो स्टेशनरी वाली होती हैं वो हमारे पास हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर मिलती हैं। और ये जो हाई, मीडियम और लो अर्थ ऑर्बिट है वो एल्टीट्यूड के बेसिस पे क्लासिफाइड है, और ये जो जियो सिंक्रोनस है और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो हमारे पास सैटेलाइट की पोजीशन के बेसिस पर है कि सन के रेस्पेक्ट में क्या पोजीशन है उनकी। ठीक है, या फिर वो किसी भी प्लेस को किस टाइम पीरियड पे कवर करती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में समझेंगे हम। क्लासेज ऑफ ऑर्बिट मेन लेक्चर है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम 3 क्लासेस के बारे में समझते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में। तो हाई अर्थ ऑर्बिट जो होती हैं वो सैटेलाइट्स की जो एल्टीट्यूड होता है जनरली 42,164 किलोमीटर होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमसे ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है ये वाला एल्टीट्यूड, जो कि हमारे पास अर्थ सरफेस से ऊपर का है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो एल्टीट्यूड है अर्थ सरफेस से वो जनरली 36,000 किलोमीटर होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर द सैटेलाइट्स। ठीक है, तो वो जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको हम हाई अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ। तो ये जो हाई अर्थ ऑर्बिट होता है उसके अंदर एक स्वीट स्पॉट होता है जहाँ पे सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की जाती है। तो इट एंटर्स ए सॉर्ट ऑफ स्वीट स्पॉट इन विच इट्स ऑर्बिट मैचेज अर्थ रोटेशन। तो ये जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है हमारे पास, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और हमारे पास ये जो रोटेशन है इसकी स्पीड और सैटेलाइट के रिवोल्यूशन की स्पीड जब इक्वल हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वीट स्पॉट कहते हैं। और ये जो हाई अर्थ ऑर्बिट होती हैं वो जनरली स्वीट स्पॉट पे ही काम करती है। इसका मतलब है कि जो सैटेलाइट जिस प्लेस पे लॉन्च की जाती है उसके बाद वो अर्थ को उसी पॉइंट पे कवर करती है, क्योंकि इसका रोटेशन और हमारे पास सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन जो स्पीड होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो ये कौन से सैटेलाइट्स होती हैं, हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं, और ये जो ऑर्बिट होती है वो हाई अर्थ ऑर्बिट होती है। इसका जो सरफेस, अर्थ सरफेस से ऊपर का जो एल्टीट्यूड होता है वो जनरली 36,000 किलोमीटर होता है। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। Because the satellite orbits at the same speed that the Earth is turning, the satellite seems to stay in place over a single longitude, though it may drift north to south। तो हमारे पास लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारे पास सेम रहता है, अर्थ को जो कवर करता है, लेकिन नॉर्थ टू साउथ ये हमारे पास ड्रिफ्ट कर सकता है लेकिन। ठीक है, तो हमारे पास लैटिट्यूड में ड्रिफ्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन सिंगल लॉन्गिट्यूड पे ये हमारे पास सैटेलाइट्स कवर करती हैं अर्थ को। दिस स्पेशल हाई अर्थ ऑर्बिट इज कॉल्ड जियो सिंक्रोनस। तो ये जो हाई अर्थ ऑर्बिट होती हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती हैं। इसमें जनरली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं, अभी आगे हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल भी। ये सैटेलाइट इन ए सर्कुलर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर, इसेंट्रिसिटी एंड इंक्लिनेशन एट जीरो। तो अगर हमारे पास, जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो इक्वेटर है जो अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसके ऊपर अगर कोई भी सैटेलाइट लॉन्च की गई है, ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ सैटेलाइट होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है हमारे पास। और इस ऑर्बिट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, विच डज नॉट मूव एट ऑल रिलेटिव टू द ग्राउंड। तो जो ये अर्थ सरफेस को कवर कर रहा है, ठीक है, उसी अर्थ सरफेस को ये सैटेलाइट कवर करती है, क्योंकि जिस पॉइंट पे हमारे पास इसको लॉन्च किया गया है और इसका जो रिवॉल्यूशन स्पीड है सैटेलाइट का वो इक्वल होता है वहाँ अर्थ के रोटेशन के बराबर। ठीक है, तो अगर इक्वेटर के ऊपर डायरेक्टली लॉन्च की जाती है हमारे पास तो उसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, और वो हमारे पास अर्थ सरफेस को, सेम अर्थ सरफेस को हमारे पास कवर करती है। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड सेम होती है तो सेम ग्राउंड कवरेज रहता है हमारे पास। ठीक है, ए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर वेदर मॉनिटरिंग। ये जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं वेदर मॉनिटरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट प्रोवाइड ए कांस्टेंट व्यू ऑफ सेम सरफेस एरिया। तो जिस सरफेस एरिया को
सैटेलाइट कवर कर रही है, तो रोटेशन स्पीड और रिवॉल्यूशन स्पीड उसकी वजह से हमारे पास सेम एरिया को वो कवर करती है सैटेलाइट। तो जो भी वेदर मॉनिटरिंग के लिए बेस्ट होता है वो हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, क्योंकि हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर में क्या चेंज हो रहा है। कल को यहाँ पे धूप थी तो आज क्लाउड्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो सेम प्लेस के हम वेदर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का यूज होता है। व्हेन यू लॉग इनटू योर फेवरेट वेदर वेबसाइट एंड लुक एट द सैटेलाइट व्यू ऑफ योर होम टाउन, द इमेज यू आर सीइंग कम्स फ्रॉम ए सैटेलाइट इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो वेदर मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट्स यूज की जाती हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च की जाती हैं। एवरी फ्यू मिनट्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स लाइक जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट्स, जो GOES है, गोज सैटेलाइट send information about clouds, water vapor and wind, and this near constant stream of information serves as the basis for most weather monitoring and forecasting। तो इससे सिंपल सा समझना है कि ये जो वेदर मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट्स यूज की जाती हैं वो हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर प्लेस की जाती हैं। बिकॉज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर ऑलवेज ओवर अ सिंगल लोकेशन, दे कैन ऑल्सो बी यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन। दूसरा जो एप्लीकेशन होता है जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स का, वो हमारे पास कम्युनिकेशन पर्पज के लिए होता है, क्योंकि एक ही प्लेस पे या सिंगल लोकेशन पे अवेलेबल रहती है हमेशा। फ़ोन हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, ये जो कम्युनिकेशन करते हैं सैटेलाइट की हेल्प से वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की हेल्प से होता है। बिल्ट एंड लॉन्च्ड बाय नासा एंड ऑपरेटेड बाय नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो NOAA है, जो कि हमारे पास क्या है, एक गो सैटेलाइट है, प्रोवाइड ए सर्च एंड रेस्क्यू बीकन यूज टू हेल्प लोकेट शिप्स एंड एयरप्लेन्स इन डिस्ट्रेस। ठीक है। तो मेनली जो जियो स्टेशनरी के एप्लीकेशंस है, एक तो हमारे पास वेदर है, दूसरा हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए है। अब फिगर में देख सकते हैं हम कि अर्थ, जो हाई अर्थ ऑर्बिट है जिनको हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं, वो एल्टीट्यूड रखती है 35,780 किलोमीटर। इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। ठीक है। तो इनका जो एल्टीट्यूड है हाइयर होता है, इसलिए हमारे पास हाई अर्थ ऑर्बिट है जियो सिंक्रोनस वाली। और ये हमारे पास मिड अर्थ ऑर्बिट होती है 2000 से लेके 36,000 किलोमीटर तक की। और जो हमारे पास 180 to 2000 किलोमीटर का एल्टीट्यूड होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। ठीक है। तो दूसरा हम देखते हैं कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट में कौन से टाइप ऑफ सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट हमें पता है कि लो अर्थ ऑर्बिट से नीचे वाले एल्टीट्यूड की जो होती है वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट होती है, तो क्लोजर टू द अर्थ होती है। सैटेलाइट्स इन द मीडियम अर्थ ऑर्बिट मूव मोर क्विकली, तो ज़्यादा तेज चलेंगी क्योंकि एल्टीट्यूड कम है हमारे पास। टू मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स आर नोटेबल, सेमी सिंक्रोनस और मोनलिया ऑर्बिट। सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट इज ए नियर सर्कुलर ऑर्बिट जो लो एसेंट्रिसिटी पे रहता है, अबाउट 26,560 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन हमें मोस्टली याद रखना है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो कि कितना है 20,200 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो ये एल्टीट्यूड आपको याद रखना है। फर्स्ट आपको याद रखना है 36,000 किलोमीटर, जो कि हाई अर्थ ऑर्बिट का था फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और ये दूसरा आपको याद रखना है 20,200 किलोमीटर, ये हमारे पास मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। ये एल्टीट्यूड इसलिए याद रखना है क्योंकि हम GPS की जो सैटेलाइट्स हैं वो नियरली इसी एल्टीट्यूड पे या रिवॉल्व करती हैं, मतलब वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करती हैं। हमने GNSS लेक्चर सीरीज में देखा था कि जो फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी रखा था GPS, तो 24 सैटेलाइट्स लॉन्च हुई थी। तो जो 24 सैटेलाइट्स हैं वो अबाउट 20,200 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर प्लेस हुई थी। तो जो नेविगेशन सैटेलाइट्स होती हैं जैसे GPS हो गया, या जो भी हमारे पास GNSS सिस्टम के सैटेलाइट्स हो गई, वो सभी मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्लेस की जाती हैं। तो आपको याद रखना है 20,200 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ए सैटेलाइट एट दिस हाइट टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट एन ऑर्बिट। तो हमने GPS में भी देखा था कि उनका जो ऑर्बिटल पीरियड था 11 आवर 58 मिनट, तो नियरली हमारे पास 12 आवर्स होता है। इसका मतलब है कि वो एक ऑर्बिट का रिवॉल्यूशन 12 आवर में कंप्लीट कर लेती हैं। तो एक दिन में वो एक प्लेस पे या फिर एक ऑर्बिट के पॉइंट पे 2 बार विजिट करती हैं। ठीक है।
तो एज द सैटेलाइट मूव्स द अर्थ रोटेट्स अंडरनीथ इट। इन 24 आवर्स द सैटेलाइट क्रॉसेज ओवर द सेम 2 स्पॉट्स ऑन द इक्वेटर एवरी डे। तो एक दिन में 2 स्पॉट पे वो सेम स्पॉट पे हमारे पास विजिट करती है। दिस ऑर्बिट इज कंसिस्टेंट एंड हाईली प्रिडिक्टेबल। ये जो ऑर्बिट है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, वो कंसिस्टेंट होती है और हाईली प्रिडिक्टेबल होती है। इट इज़ द ऑर्बिट यूज्ड बाय ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि वहाँ पर नेविगेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जीपीएस। अब ये जो मेन आपको याद रखने, जैसे मैंने ये फिगर दिखाया, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजेबल डिजिट्स है हमारे पास एल्टीट्यूड की, आपको याद रखना है ये वाले 3। एक है हमारे पास 35,780 किलोमीटर, नियरली मतलब 36,000 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद है आपका 20,200 किलोमीटर, उसके बाद आपका है 705 किलोमीटर। तो ये 3 एल्टीट्यूड है आपको। ये हमारे पास हाई अर्थ ऑर्बिट है, ये हमारे पास मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, और ये हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। ये 3 आपको वैल्यू याद रखनी है एग्जाम के लिए। हाई अर्थ ऑर्बिट जो है वो हमारे पास क्या है, जियो स्टेशनरी है, और ये जीपीएस मतलब नेविगेशन पर्पज के लिए। और जियो स्टेशनरी किसके लिए था, इसकी 2 एप्लीकेशन हमने देखी, एक तो वेदर मॉनिटरिंग के लिए और एक हमारे पास कम्युनिकेशन पर्पज के लिए। थर्ड जो है हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट है, जो जनरली अदर फॉर्म में नाम किया जाता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट हमारे पास। इसमें क्या है, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स प्लेस की जाती हैं, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है। रिमोट सेंसिंग के लिए हमारे पास लो एल्टीट्यूड पे सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाता है। इनको हम पोलर ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। इसको अब लो अर्थ ऑर्बिट को समझते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट जो होती है क्लोजर टू द अर्थ सरफेस होती है। मोस्ट साइंटिफिक सैटेलाइट्स एंड मैनी वेदर सैटेलाइट्स, साइंटिफिक सैटेलाइट्स मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, और कुछ वेदर सैटेलाइट्स भी हमारे पास नियर सर्कुलर या फिर लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्लेस की जाती हैं। द सैटेलाइट्स इंक्लिनेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट द सैटेलाइट वाज लॉन्च टू मॉनिटर। जैसे हमारे पास TRMM है, मतलब ट्रॉपिकल रेनफॉल मेजरिंग मिशन है। जो सैटेलाइट है TRMM, वो हमारे पास क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर प्लेस की गई है, जो रेनफॉल डेटा को कैप्चर करती है और उसको मॉनिटर करती है, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। देयरफॉर इट हैज ए रिलेटिवली लो इंक्लिनेशन विद द इक्वेटर, हम हमेशा नापते हैं। तो कितना है अपने पास, 35 डिग्री है फॉर द TRMM सैटेलाइट का, ठीक है। उसके बाद जो मेन रीजन है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट या फिर जिनको हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं, उसमें क्यों प्लेस की जाती हैं। तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इज नेसेसरी फॉर साइंस बिकॉज इट कीप्स द एंगल ऑफ सनलाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल, दो द एंगल विल चेंज फ्रॉम सीजन टू सीजन, ठीक है। तो जब अर्थ को ऑब्जर्व करना होता है, और सैटेलाइट जो है मोस्टली किसके कांटेक्ट में रहे, सन के कांटेक्ट में रहे, क्योंकि इसके ऊपर क्या सोलर पैनल्स होते हैं, जिससे कि एनर्जी अपनी रिवॉल्व के लिए क्रिएट करती है हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद आपको अगर कोई भी अर्थ के ऊपर ग्राउंड कवरेज करना है, उसका रिमोट सेंसिंग करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि नेचुरल एनर्जी सोर्स कौन सा होता है, रिमोट सेंसिंग में हमने देखा था सन होता है। इससे रेडिएशन एमिट होती है और फिर फर्दर हमारे पास ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करके रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, और फिर सेंसर हमारे पास इस पर अवेलेबल होता है सैटेलाइट के ऊपर, जो कि प्लेटफॉर्म कहलाता है, और फिर अपना डेटा को डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास जो कंप्यूटर होता है वो उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट में हमारे पास इमेज क्रिएट करता है या फिर मैप क्रिएट करता है, ठीक है। तो वही है कि रिमोट सेंसिंग या साइंटिफिक रीजन के लिए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इम्पोर्टेंट है, जिससे कि सन का जो एंगल है, ठीक है, जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है और सन का जो एंगल है वो हमारे पास अर्थ सरफेस के ऊपर कंसिस्टेंट रहे। और हमारे पास जैसे कि ये सीजन टू सीजन चेंज होता है, तो हम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंज। तो दिस कंसिस्टेंसी मीन्स डेट साइंटिस्ट कैन कंपेयर इमेजेस फ्रॉम सेम सीजन ओवर सेवरल ईयर्स विदाउट वरिंग टू मच अबाउट एक्सट्रीम चेंजेस इन शेडोज एंड लाइटनिंग। तो हमारे पास बहुत सारे सीजन पे क्या इफेक्ट पड़ा है हमारे पास उस प्लेस के ऊपर, तो उसको मॉनिटर कर सकते हैं हमारे पास साइंटिस्ट किसकी हेल्प से, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर जो पोलर सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं।
विदाउट ए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक चेंज ओवर टाइम, मतलब कि आपको चेंज डिटेक्शन करना है या फिर कोई भी अर्बन डेवलपमेंट को मॉनिटर करना है, ठीक है, तो 1 साल में कितना डेवलप हुआ, उसके बाद 4 साल में कितना डेवलप हुआ, तो वो किसकी हेल्प से होगा, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की हेल्प से होगा हमारे पास, ठीक है। It would be impossible to collect the kind of consistent information required to study climate change, और climate change भी हमारे पास एक एप्लीकेशन है sun synchronous orbit का। The path that a satellite has to travel to stay in sun synchronous orbit is very narrow, तो इसका एल्टीट्यूड कम है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास तीन ऑर्बिट थी, एक लो अर्थ ऑर्बिट हो गई, एक मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो गई, एक हाई अर्थ ऑर्बिट हो गई। इसकी जो सैटेलाइट्स है वो डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा कवर करेंगी, ठीक है, इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। ये जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में इसको कम डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। जो हमारे पास सन सिंक्रोनस ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर होती है, उसको जो ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, मतलब एक सर्कुलर पाथ जो होता है उसके ऑर्बिट का, वो नैरो और लेस होता है हमारे पास। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि इफ ए सैटेलाइट इज एट ए हाइट ऑफ 100 किलोमीटर इट मस्ट हैव एन ऑर्बिटल इंक्लिनेशन ऑफ 96 डिग्री टू मेंटेन ए सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, तो उसका जो इंक्लिनेशन है विद द इक्वेटर उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर मेंटेन रहे वो सैटेलाइट। अगर कोई भी डेविएशन होता है हाइट में या इंक्लिनेशन में, तो सैटेलाइट जो है वो उस ऑर्बिट से बाहर चली जाती है। सिंस द ड्रैग ऑफ एटमॉस्फेयर एंड द टग ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम सन एंड मून अल्टर ए सैटेलाइट ऑर्बिट, तो जो आउटसाइड फैक्टर्स हैं जैसे सन होगा, मून होगा, उनकी वजह से जो ग्रेविटी फैक्टर होता है उसकी वजह से भी ऑर्बिट, मतलब कि सैटेलाइट जो है अपने ऑर्बिट से ड्रैग आउट होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे पास, एटमॉस्फेयर का ड्रैग भी हमारे पास देखा जाता है सैटेलाइट में, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ होगी तो हमारे पास डेटा जो कलेक्शन है वो अच्छे से एनालिसिस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि किसी भी सैटेलाइट का जो डेटा कलेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ दिस लोकेशन है, ठीक है, उसके ऑर्बिटल कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है, बट कुछ ड्रैग आउट होके बाहर की तरफ चला जाएगा जो कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से जो डेटा कलेक्शन रहेगा वो एक्यूरेट नहीं रहेगा। तो हमारे पास सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर ही एडजस्ट की जाती है सैटेलाइट, हमारे पास उनको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑफ ऑर्बिट थे, हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट। उसके अलावा जैसे हमने जियो सिंक्रोनस देखा और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में समझा, उनको अब अलग से पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हमने समझी थी वो हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर रहती है। तो इट इज अ वेस्ट टू ईस्ट इक्वेटोरियल ऑर्बिट इन विच ए सैटेलाइट इज प्लेस्ड ऑन द इक्वेटोरियल, मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड ऑर्बिटल प्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो इसका आपको एक चीज और याद रखनी है, वो है एल्टीट्यूड, सॉरी एंगल। तो हमारे पास ये जो एंगल बनाती है इक्वेटोरियल के साथ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, वो 0 डिग्री बनाती है, इसका मतलब अबव द इक्वेटर होती है। तो एट दिस एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स ट्रेवल इन दिस ऑर्बिट विद द सेम स्पीड एंड द डायरेक्शन एज द अर्थ, तो जो रोटेशन स्पीड होती है अर्थ की, ठीक है, वो और हमारे पास सैटेलाइट की स्पीड जो होती है वो सेम होती है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर। ए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट इज एन ऑर्बिट which has an orbital period that matches the Earth's sidereal rotation period. The synchronization of rotation and orbital period means that for an observer on the surface of Earth, the satellite appears to constantly hover over the same meridian, north-south line on the surface, moving in a slow oscillation alternately north and south with a period of 1 day. So it returns to exactly the same place in the sky at exactly the same time each day. तो जैसे अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि कोई भी अर्थ सरफेस के ऊपर एक लोकेशन है, किसी भी सिटी का ले लीजिए, और वहां पे हमारे पास उस सिटी को, ये जो हाई अर्थ ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च्ड है, वो इस सिटी को कवर कर रही है 12 बजे, ठीक है, और हमारे पास साथ के साथ इसका रोटेशन चल रहा है अर्थ सरफेस का, और हमारे पास रिवॉल्यूशन चल रहा है सैटेलाइट का, तो मूवमेंट जो होती है वो सेम स्पीड पे होती है। तो ऐसा लगता है कि ये जो ऑब्जर्वर है वो सेम सैटेलाइट्स को ऑब्जर्व करता है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब है कि आज के 12 बजे मान लीजिए पीएम है, तो हमारे पास कल जो होगा 12 बजे ये जो सैटेलाइट्स ऑब्जर्व करेगी वो सेम सिटी को ऑब्जर्व करेगी, ठीक है।
तो 1 डे जो पीरियड होता है हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ का, वो सेम ऑसिलेट करता है, मतलब स्लो ऑसिलेट करता है, जिससे कि वो रिटर्न करता है टू द एग्जैक्टली सेम प्लेस इन द स्काई एट द एग्जैक्टली सेम टाइम ईच डे। ठीक है, आज हो कल हो या जब भी हमारे पास 24 घंटे में एक दिन में वो सेम कवरेज रखती है, क्योंकि अर्थ भी रोटेट होने में एक दिन लेती है अपने पास। ठीक है, तो सेम स्पीड से रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं हमारे पास, तो सेम ही प्लेस को वो हर एक सेम टाइम पे हर दिन ऑब्जर्व करती हैं सैटेलाइट। ठीक है, तो देयर इज स्पेशल केस ऑफ ए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट विच इज नोन एज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। दिस इज ए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट दैट इज सर्कुलर एंड एट जीरो इंक्लिनेशन दैट इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर। तो जो डायरेक्टली अबव द इक्वेटर है उसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, जो कि एक स्पेशल केस है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट द सैटेलाइट्स रिमेन स्टेशनरी वर्टिकली अबव अ फिक्स्ड पॉइंट on the earth surface, hence relative to any location on earth the position of satellite remains stationary. This orbit is called geostationary orbit and the satellite revolving in this orbit is called geostationary satellite. तो मान लीजिए ये जो अर्थ है इसके ऊपर ये जो इक्वेटर है, सैटेलाइट जो होगी वो इसी इक्वेटोरियल प्लेन पे होगी। तो आप 3D में समझने की कोशिश कीजिए, ये जो इक्वेटर है जो ऑर्बिटल रहेगा हमारे पास वो भी इस तरीके से रहेगा कि ये जो सैटेलाइट्स है वो इस इक्वेटर को ही हमारे पास विजुलाइज करती है, मतलब कि सेम पॉइंट को कवर करती है। ठीक है, रिमेन स्टेशनरी वर्टिकली अबव फिक्स्ड पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। तो इसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और जो सैटेलाइट होती है उसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। स्पेशल केस है ये, आपको याद रखना है। द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट टेक्स 24 आवर टाइम, मतलब 1 डे टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो जो जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का प्रोसीजर होता है वही सेम हमारे पास इसका होता है, विच इज ऑल्सो द सेम टाइम पीरियड फॉर अर्थ रोटेशन। दिस इज वाई टू पीपल ऑन द ग्राउंड द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स अपीयर टू बी मोशनलेस। तो ऐसा लगता है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है वो मूव ही नहीं कर रही है, क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रही है और वो जो स्पीड है सैटेलाइट की वो भी सेम है, इसलिए हमारे पास रिलेटिव स्पीड क्या जीरो हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि सैटेलाइट जो है वो मोशनलेस है। एंड एट ए फिक्स्ड पोजीशन इन द स्काई एनी सेंसर सिस्टम ऑन द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यूज द सेम एरिया एट ऑल टाइम। तो हर एक टाइम पर वो सेम एरिया को कवर करती है, जिससे हम वेदर प्रेडिक्ट कर सकते हैं या कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज की जाती है। दिस इज ए मच हाइयर ऑर्बिट इन विच सैटेलाइट्स टेक अ लॉट मोर एनर्जी टू रीच। अभी इतना ज्यादा एल्टीट्यूड होता है वहां तक के सैटेलाइट्स को प्लेस करना हमारे पास काफी एनर्जी रिक्वायरमेंट रखता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हाई अर्थ ऑर्बिट या फिर हमारे पास जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट्स होती हैं वो लॉन्च होने के लिए हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखती हैं। एट दिस एल्टीट्यूड satellites have a view of almost the entire of one hemisphere. Resolutions of imagery from geostationary are very coarse रहेगा, तो हमारे पास पुअर रिजोल्यूशन होगा। इट प्रोवाइड्स डिस्टॉर्टेड इमेजेस ऑफ द पोलर रीजन विद पुअर स्पेशल रिजोल्यूशन। इसको भी हम समझेंगे, कल एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर दिस रीजन इमेजिंग एंड मैपिंग सैटेलाइट्स आर नॉट जियो सिंक्रोनस, thus communication and weather purposes are most common use of geostationary orbit। ठीक है, communication satellites are often given geostationary orbit or close to geostationary so that the satellite antenna that communicate with them do not have to move but can be pointed permanently at the fixed location in the sky where the satellite appears। तो देखिए हमारे पास ये जो हाई अर्थ ऑर्बिट होती है या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है, सबसे पहली बात है कि हाई एल्टीट्यूड पे प्लेस्ड होती है, और ये है कि सेम पॉइंट पे फिक्स्ड रहती है हमारे पास। तो जब हम यहाँ से कोई भी अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग के लिए यूज करते हैं तो नियरली ये हाफ हेमिस्फीयर को कवर करती हैं अपने अल्टीट्यूड की वजह से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा एरिया कवरेज रहता है हमारे पास इन सैटेलाइट से, क्योंकि अल्टीट्यूड ज्यादा रहता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि जितना ज्यादा एल्टीट्यूड रहता है उतनी ज्यादा कवरेज रहती है ग्राउंड की। ठीक है, तो नियरली हमारे पास हाफ हेमिस्फीयर को कवर करती हैं, और अगर हम इन सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स को रिमोट सेंसिंग इमेजेस क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, तो इनका जो रिजोल्यूशन होता है
मतलब कि डिटेल जो हम फाइनल डिटेल्स फाइंड आउट हम उतने अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि लार्ज एरिया कवरेज है और जो मैपिंग बनेगी हमारे पास वो लो रहेगी। तो इसका जो रिजोल्यूशन रहेगा वो कोर्सर रहेगा, ठीक है। और कोर्सर रिजोल्यूशन है, इसका मतलब है कि हम फाइनल डिटेल्स उससे कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हम रिजोल्यूशन के केस में समझेंगे कि कोर्सर कितना अच्छा है और हमारे पास फाइनल ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास इतना अच्छा डिटेलमेंट नहीं मिलेगी हमारे पास, तो इसको रिमोट सेंसिंग पर्पज के लिए यूज नहीं किया जाता है। अब जैसे एक ही पॉइंट पर फिक्स रहती है, इसलिए इन सैटेलाइट्स को हम कम्युनिकेशन ऑफ वेदर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इमेजिंग और मैपिंग के लिए हमारे पास कौन सी सैटेलाइट जो लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर हमारे पास जियो सिंक्रोनस नहीं होती है, उन सैटेलाइट्स को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सन सिंक्रोनस होता है वो हमारे पास मैपिंग और इमेजिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास फिक्स लोकेशन पे अवेलेबल रहती है, इसलिए जो कम्युनिकेशन पर्पज है वेदर पर्पज के लिए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स को यूज किया जाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स प्रोवाइड ए लार्ज कवरेज विच इज यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग डेडली लोकल स्टॉर्म एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो अगर हमें लोकल स्टॉर्म और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में मॉनिटर करना है तो भी हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट को यूज करते हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं कि नियरली हाफ हेमिस्फीयर कवरेज रखती है हमारे पास, क्योंकि एल्टीट्यूड कितना है 36,000 किलोमीटर है और अबव द इक्वेटर है, 0 डिग्री इंक्लिनेशन है हमारे पास। तो ये कौन सी ऑर्बिट है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। तो अगर हमारे पास लोकल स्टॉर्म और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को मॉनिटर करना है तो हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज करते हैं। सिंस दीज सैटेलाइट्स कंटिन्यूअसली व्यू सेम सीन एज ए कॉन्सिक्वेंस, दीज आर आइडियल टू स्टडी डायनेमिक फेनोमेनन सच एज साइक्लोन मूवमेंट, क्लाउड मोशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये अदर हमारे पास एप्लीकेशन है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के। एडवांटेजेस क्या है हमारे पास जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के? लार्ज स्पेशल कवरेज रहता है क्योंकि एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा रहता है, कि 5 geostationary satellites are enough to cover all the known polar regions of Earth। पोलर रीजन अगर हमें कवर नहीं करना है तो बस 5 सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट रहती है जो पूरे अर्थ सरफेस को कवर करती है। वन सैटेलाइट कैन कवर ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ अर्थ सरफेस। परमानेंट विजिबिलिटी ऑफ सैटेलाइट अलाउइंग continuous telecommunications and high rate of repetition for observations। अब हमारे पास एक ही पॉइंट पे अवेलेबल रहती हैं ये सैटेलाइट्स, मतलब कि स्टेशनरी रहती हैं विद रेस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर। तो कंटिन्यूअस टेलीकम्युनिकेशन के लिए फायदेमंद होती है और हाई रेट ऑफ रिपीटेशन अवेलेबल रहता है हमारे पास, ठीक है। तो वन ग्राउंड सेगमेंट इज एनफ फॉर द सैटेलाइट मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग भी करनी है तो काफी इजी रहती है हमारे पास जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट का, क्योंकि एक ही ग्राउंड सेगमेंट काफी होता है हमारे पास जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट को या फिर सैटेलाइट को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, कि वो अपनी ऑर्बिट में अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि हमने देखा था कि सन और मून का जो ग्रेविटी है वो अफेक्ट कर सकता है हमारे पास सैटेलाइट्स की पोजीशन को, ठीक है। दूसरा जो है वो हमारे पास सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, इसको भी हम अच्छे से जल्दी से देख लेते हैं। तो अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हमने एक तो डिस्कस कर लिया जो हाई अर्थ ऑर्बिट के अंदर था, दूसरा हमारे पास क्या लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर होता है, ठीक है। तो पोलर ऑर्बिट्स हैव एन इंक्लिनेशन ऑफ 90 डिग्री। इंक्लिनेशन जो होता है इक्वेटोरियल प्लेन के साथ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो 90 डिग्री अगर हम देखेंगे तो ये रहेगा। तो ये जो 90 डिग्री है इसका मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हमारे पास ये पास करती है। इसका मतलब है कि इनको जो कहते हैं हम पोलर ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। A polar orbit is a satellite orbit that passes close to both poles of the Earth। एक नॉर्थ हो गया, साउथ पोल हो गया। As the name suggests, polar orbit passes over the Earth polar regions from north to south। तो इसका हमने देखा था कि नॉर्थ टू साउथ असेंडिंग और डिसेंडिंग समझा था हमने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो इसका जो रीजन जो मोशन होता है वो पोल्स टू पोल्स होता है। ड्यूरिंग अ 12 hour day, a satellite in such an orbit can observe all points on the Earth surface। The satellite moving in a polar orbit is called polar satellite। जो polar orbit में satellite मूव करती है हमारे पास उसको हम polar satellite कहते हैं। The satellites always follow the same orbit। The Earth rotates underneath and allows satellite to see virtually every part of Earth। It takes approximately 90 minutes for the satellite to complete one orbit। तो देखिए हमारे पास जो भी अर्थ सरफेस है बिलो द पोलर ऑर्बिट, तो ये जो सैटेलाइट्स है
पोलर सैटेलाइट वो अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करती है या मूव करती है, ठीक है। ये मूव कर रही है और यहाँ पे हम देख सकते हैं जनरली एक पॉइंट से वापस उसी पॉइंट पर आने के लिए, इसका मतलब है ऑर्बिटल पीरियड जो होता है इस सैटेलाइट का वो जनरली अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट होता है, ठीक है, टू फॉर सैटेलाइट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। और इसके नीचे जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, तो सॉरी रोटेट कर रही है हमारे पास अपनी एक्सिस के अबाउट। तो इसका रोटेशन और इस सैटेलाइट का अपनी ऑर्बिट के अंदर स्कैन करते हुए जाती है हमारे पास अपने ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, और सेम ऑर्बिट में अवेलेबल रहती है। तो हम ये मानते हैं कि 12 घंटे में ये पूरे अर्थ सरफेस को कवर कर लेती है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ड्यूरिंग ए 12 आवर डे ए सैटेलाइट इन सच एन ऑर्बिट कैन ऑब्जर्व ऑल पॉइंट्स ऑन द अर्थ। तो जितने भी अर्थ सरफेस है उस पूरे अर्थ सरफेस को कवर कर लेती है 12 आवर में, क्योंकि नीचे जो रोटेशन होता है अर्थ सरफेस का वो हमारे पास हेल्प करता है पूरे पोलर सैटेलाइट्स को, जिससे कि वो स्कैन कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आप विजुअलाइज कीजिए, उससे आपको इजीली समझ आएगा। फिर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप चैनल पर, वहाँ पे आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। बट आप सिंपल सी चीज़ है, आप एक बार विजुअलाइज करोगे, ठीक है, तो अर्थ का रोटेशन विजुअलाइज कीजिए और उसके ऊपर वहाँ पर नॉर्थ टू साउथ पोल्स हमारे पास एक ऑर्बिट में पोलर सैटेलाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो नीचे वो स्कैन तो करती जा रही है, जैसे हमने स्वाथ के बारे में देखा था कि ये कोई भी सैटेलाइट है और नीचे अर्थ सरफेस है, ये इसको स्कैन करते हुए जा रही है, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी जो फिगर देखा था वो काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये जो कवरेज है हमारे पास अर्थ सरफेस का वो और इसका रोटेशन तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये एंगुलर बन जाएगा और जब हम देखते हैं कि 12 आवर्स में ये पूरे अर्थ सरफेस को कवर कर लेती है, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन से काफी चीजें इजी हो जाएंगी आपके लिए। आगे देखते हैं कि these satellites pass over the equator at the same solar time every single day, which allows it to collect data consistently. The orbits are low altitude orbits between 200 and 1000 किलोमीटर above the earth surface. तो हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर पोलर सैटेलाइट्स अवेलेबल रहती हैं, जनरली कितना होता है 200 से 1000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. The satellites offers the best views of planet, particularly of the area that are often difficult to cover. तो फिगर में देखते हैं हमारे पास ये जो सैटेलाइट्स अपने ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है और ये जो अर्थ सरफेस है वो रोटेट कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है अर्थ और ये हमारे पास नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल कर रही है। अब ये जो सैटेलाइट मूव कर रही है वो अर्थ सरफेस को स्कैन करते हुए चल रही है और ये रोटेट हो रहा है हमारे पास। तो ये तो 90 डिग्री में हमारे पास वापस इसी पॉइंट पर सैटेलाइट आ जाएगी, क्योंकि ऑर्बिटल पीरियड हमारे पास कितना है 90 मिनट है, लेकिन पूरे अर्थ सरफेस को ये कवर कर लेगी 12 आवर्स में, ठीक है। तो आप विजुअलाइज करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। लो एल्टीट्यूड है हमारे पास तो अच्छा रिजोल्यूशन मिलता है, इसलिए हमारे पास इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स में यूज किया जाता है। मतलब हम फाइनल डिटेल्स में फाइंड आउट कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग इमेजेस से। यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमने देखा कि द सैटेलाइट पास ओवर द इक्वेटर एट द सेम सोलर टाइम एवरी सिंगल डे, ठीक है। तो इसको समझते देखिए, हमने जो चीज पढ़ी वो है कि 12 आवर में पूरे अर्थ सरफेस को कवर कर सकती है। दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। इसका मतलब ये है कि पूरे दिन में ये जो सैटेलाइट है पोलर सैटेलाइट वो इस अर्थ सरफेस को 2 बार कवर करती है। अब हम इक्वेटर के ट्रेवल की बात करते हैं कि ये जो इक्वेटोरियल एक्सिस होती है अर्थ सरफेस की, और आज इसने इस पॉइंट को, ठीक है, मान लीजिए ये इसका ऑर्बिट है, हो सकता है कि दूसरी सैटेलाइट का दूसरा पोलर ऑर्बिट हो, ठीक है, मान लीजिए ये वाला है, ये भी वहां पर नॉर्थ साउथ पोल से होगा लेकिन इसका इंक्लिनेशन अलग होगा। तो इस पॉइंट को, ठीक है, जो इक्वेटर को पास कर रही है वो सेम टाइम पीरियड में करेगी। आज 12 बजे किया, कल भी 12 बजे, 1 बजे किया आज तो कल भी 1 बजे, मतलब सेम टाइम पीरियड पे हमारे पास ये इस इक्वेटोरियल एक्सिस को सेम सोलर टाइम पीरियड पे पास करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो ये हमारे पास है इक्वेटोरियल एक्सिस को पास करने का। जो हमने जियो सिंक्रोनस में देखा था वो एक ही प्लेस की बात हो रही थी कि अगर वो इंडिया को कवर कर रही है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट आज के 12 बजे तो कल भी हमारे पास 12 बजे वो उसी को करेगी, क्योंकि एक ही पॉइंट पे फिक्स रहती है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेम सोलर टाइम एवरी सिंगल डे, ठीक है।
विच अलाउज इट टू कलेक्ट डेटा कंसिस्टेंटली। और हमने देखा कि ये जो ऑर्बिट्स होती है वो लो अर्थ ऑर्बिट होती है, ठीक है। पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर रिकनेसेंस एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं जनरली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स या रिमोट सेंसिंग पर्पज के लिए यूज की जाती हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग ओजोन कंसंट्रेशंस इन द स्ट्रेटोस्फेयर और मेजरिंग टेम्परेचर्स इन द एटमॉस्फेयर। तो अगर हमें ओजोन कंसंट्रेशन को मॉनिटर करना है जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर अवेलेबल रहता है, या फिर हमें किसी भी एटमॉस्फेयर लेयर की टेम्परेचर को मॉनिटर करना है, तो हम पोलर ऑर्बिट्स का यूज करते हैं। कुछ कुछ वेदर सैटेलाइट्स भी हमारे पास पोलर ऑर्बिट के अंदर प्लेस की जाती हैं, जैसे हमने TRMM के बारे में देखा था जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर रेनफॉल के डेटा को मॉनिटर करती है, ठीक है। तो आइडियली ऑल सैटेलाइट इमेजेस शुड बी एक्वायर्ड अंडर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन conditions so that features present in images of the same area taken on different dates show the changes in ground conditions rather than changes in conditions of observation. However, in reality, satellite images of different dates vary because of differences in latitude, time of day, and season resulting into different illumination conditions. तो इसका मतलब है हमारे पास कि हम किसी भी प्लेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से हमारे पास। अगर हम किसी भी क्रॉप मॉनिटरिंग कर रहे हैं या किसी भी अर्बन का डेवलपमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं, तो हम सेम इल्यूमिनेशन में फोटोग्राफ लेंगे आज और या फिर एक साल बाद, ठीक है। तो जिससे कि हम इजीली उनको कंपेयर कर सकें। तो डिफरेंट डेट्स में क्या चेंज हुआ है वहां पर ग्राउंड कंडीशन का, उसको मॉनिटर करना है हमारे पास। तो यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन कंडीशन में हम सैटेलाइट इमेज को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि या तो सीजन चेंज हो जाता है या लैटिट्यूड की वजह से, या फिर हमारे पास जो भी वेदर मॉनिटरिंग है, ठीक है, इल्यूमिनेशन कंडीशन वो हमारे पास चेंज हो जाती है। तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, बट हमारे पास होता है कि आइडियल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि सैटेलाइट इमेज जो क्रिएट हो रही है वहां पर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन कंडीशन के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो व्हेन द ऑर्बिट्स आर डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट सैटेलाइट्स ओरिएंटेशन इज फिक्स्ड रिलेटिव टू द सन थ्रू आउट द ईयर, सच ऑर्बिट्स आर कॉल्ड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो इनको हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो रिवॉल्यूशन होता है या इनका जो पोजीशन होता है, ओरिएंटेशन कहते हैं जिसको हम, तो सैटेलाइट का ओरिएंटेशन विद रेस्पेक्ट टू द सन वो फिक्स होता है हमारे पास, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। तो जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि सन की पोजीशन अगर हमारे पास ये अवेलेबल है और इनको अर्थ ऑब्जर्वेशन करना है और इल्यूमिनेशन भी परफेक्टली यूनिफॉर्म रखना है वापस, तो ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन कर रही है वो सन के साथ थ्रू आउट द ईयर क्या पोजीशन या ओरिएंटेशन इनका जो है वो सेम रहता है, जो भी हमारे पास सन सिंक्रोनस या फिर पोलर ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। तो when the orbits are designed in such a way that satellite's orientation is fixed relative to the sun throughout the year, such orbits are called sun synchronous orbit. These orbits are designed to remove one source of variation in illumination which is caused by differences in the time of day. तो जो वहाँ पर इल्यूमिनेशन होता है, ठीक है, सनलाइट जो होती है वहाँ पर यूनिफॉर्म रहती है। Satellites in sun-synchronous orbit passes over a given part of Earth at roughly the same local time of day, though not necessarily every day. In other words, whenever the satellite observes a given ground scene, the sun is always in some same location in the sky. Since there are 365 days in a year and 360 degree in a circle, तो हमारे पास जो सन का इल्यूमिनेशन है या सन की जो पोजीशन है, ठीक है, और सैटेलाइट का ओरिएंटेशन है वो वापस थ्रू आउट द सेम होना चाहिए। तो 365 डेज है और सर्कल के अंदर कितने 360 डिग्री हमारे पास होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सैटेलाइट्स इन दिस ऑर्बिट हैज टू शिफ्ट इट्स ऑर्बिट अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री पर डे। तो जो उसका ऑर्बिट है वो अपना चेंज करती रहती है पोजीशन 1 डिग्री पर डे, क्योंकि उसको सन के साथ सेम ओरिएंटेशन मेंटेन करना होता है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब है कि वो किसी भी प्लेस को जिस टाइम पीरियड पर देख रही है, ठीक है, सैटेलाइट जो किसी भी अर्थ सरफेस को जिस टाइम पीरियड पर देख रही है तो वो अगले दिन भी हमारे पास सेम लोकल टाइम पर देखती है हमारे पास, ठीक है। तो सिंस देयर आर 365 डिग्री, इसलिए वो अपनी ऑर्बिट को 1 डिग्री पर डे के हिसाब से शिफ्ट करती रहती है। द सैटेलाइट
Orbiting in this orbit is called a sun synchronous satellite. Sun synchronous satellite flies at an altitude between 700 and 800 km with an orbital period between 90 and 11 minutes. 11 तो कम लग रहा है, मुझे लग रहा है 110 मिनट होगा। ठीक है, तो इसको चेक करना, ये 110 मिनट होना चाहिए। तो 19 मिनट आपको याद रखना है, जनरली 19 मिनट जो है वहाँ पर ऑर्बिटल पीरियड रहता है सन synchronous satellites का। Satellites in sun synchronous orbit pass from north to south pole on the sunlight side, descending node, and from the south to north on the shadow side means ascending node। तो ये डिसेंडिंग और असेंडिंग का केस हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि जब हमारे पास पोलर ऑर्बिट्स जो है नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती है, तो जब हमारे पास नॉर्थ टू साउथ जाती है तो ये हमारे पास डिसेंडिंग होता है। ठीक है, और जब हमारे पास साउथ टू नॉर्थ जाती है तो वो हमारे पास असेंडिंग होता है। ये असेंडिंग होता है, ये डिसेंडिंग होता है। जब वो डिसेंडिंग होता है तो सन के कांटेक्ट में रहती है वापस। ठीक है, क्योंकि सन यहाँ पे अवेलेबल है, और जैसे जैसे अर्थ हमारे पास रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, वैसे वैसे इनकी जो ऑर्बिटल की पोजीशन है जनरली 1 डिग्री है वापस चेंज होती रहती है, जिससे कि सैटेलाइट जो है वो सेम ओरिएंटेशन बनाए सन के साथ। तो वो बात नहीं अभी हम कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं यहाँ पे डिसेंडिंग और असेंडिंग का केस। तो डिसेंडिंग है वहाँ पर नॉर्थ टू साउथ और असेंडिंग होता है वहाँ पर साउथ टू नॉर्थ। तो इसका जो कॉन्टेक्ट रहता है डिसेंडिंग के टाइम पे वो सनलाइट के टाइम रहता है वहाँ पर, जब सनलाइट होती है मतलब कि डे टाइम में, और नाइट टाइम में हमारे पास क्या होता है, असेंडिंग होता है। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं एक तो सन के साथ हमारे पास ओरिएंटेशन मेंटेन करके रखती हैं, तो जो भी डेटा कलेक्शन होता है या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस होता है वो असेंडिंग के टाइम पे होता है। ठीक है, तो सॉरी डिसेंडिंग के टाइम पे होता है जब ये सनलाइट के कांटेक्ट में रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि सैटेलाइट्स इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स पास फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल्स ऑन द सनलिट साइड मींस डिसेंडिंग नोड, एंड फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ऑन द shadowed साइड means ascending side. So sensor that depends upon the solar radiation acquire images only during their descending pass, but other sensors can acquire data independently during both the pass. तो जनरली जो मेनली सेंसर्स सोलर रेडिएशन या नेचुरल सोर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं वो इमेज कैप्चर करते हैं, डेटा एक्वायर करते हैं ओनली ड्यूरिंग द डिसेंडिंग पास। बट किसी के पास खुद का एनर्जी सोर्स रहता है तो वो असेंडिंग पास के टाइम पे भी डेटा को कैप्चर कर सकते हैं। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर मिशन दैट acquire images of the earth because shadows from objects at a given location on the earth's surface are always cast from the same angle. This simplifies the comparison of images taken on different days to detect changes. तो जब हमें किसी भी प्लेस पर डिटेक्ट चेंज या फिर उसका चेंज डिटेक्शन करना है हमारे पास, तो हम सेम प्लेस की दो डिफरेंट टाइम पीरियड के इमेजेस को कंपेयर करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट वाली सैटेलाइट्स का। ठीक है, तो सैटेलाइट्स इन दिस ऑर्बिट आर प्लेस्ड एट लो एल्टीट्यूड 7 to 800 किलोमीटर सो दैट दे प्रोवाइड कंप्लीट कवरेज ऑफ अर्थ सरफेस एट लीस्ट वंस पर डे। कम से कम एक बार जो है उसका पूरे अर्थ सरफेस का कवरेज हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सन के साथ ओरिएंटेशन की बात कर रहे थे, तो जैसे जैसे हमारे पास सन थ्रू आउट द ईयर 365 डेज है और हमारे पास 360 डिग्री है हमारे पास एक सर्कल के और एंगल होता है, तो जनरली 1 डिग्री जो है वो ऑर्बिट अपनी पोजीशन को चेंज करती है, जिससे कि ओरिएंटेशन जो रहे सैटेलाइट का सन के साथ सेम रहे हमारे पास। ठीक है, रिमोट सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जैसे ऑरव्यू हो गया, क्विक बर्ड, आइकोनोस, स्पॉट, लैंडसेट, ईआरएस, रडार सेट आर एग्जांपल्स ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये जो सैटेलाइट्स के एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास कौन से हैं, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होती हैं। तो जो रिमोट सेंसिंग और मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स होती हैं वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर प्लेस की जाती हैं। एक स्पेशल केस है हमारे पास डॉन टू डस्क ऑर्बिट, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो डॉन टू डस्क ऑर्बिट इज ए स्पेशल केस ऑफ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इन विच द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ सैटेलाइट coincide with the plane that divide the half of the earth that is illuminated by the sun from the half that is dark। तो वहाँ पर डाउन टू डस्क ऑर्बिट जो होता है
उससे पहले हम देखते हैं कि जो अर्थ सरफेस है और यहाँ पे सन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ देखी थी। तो इसमें हाफ जो पोर्शन रहता है जब ट्रेवल करती है हमारे पास कोई भी सैटेलाइट अपने पोलर ऑर्बिट में, तो हाफ पोर्शन जो रहता है वो हमारे पास क्या होता है, सनलाइट के कांटेक्ट में रहता है, और हाफ जो रहता है वो डार्कर पोजीशन में रहता है। तो इफ द प्लेन वर अलाइंड स्लाइटली डिफरेंटली, द सैटेलाइट वुड स्पेंड हाफ ऑफ इट्स टाइम इन फुल सनलाइट एंड हाफ इन द शेडो, बट ए डाउन टू डस्क ऑर्बिट अलाउज द सैटेलाइट टू ऑलवेज हैव इट्स सोलर पैनल्स इल्यूमिनेटेड बाय द सन। लेकिन डाउन टू डस्क जो ऑर्बिट है वो स्पेशल केस है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का, मतलब सन के साथ वो हमारे पास सिंक्रोनाइज तो रहेगी, इस तरीके से सिंक्रोनाइज रहेगी थ्रू आउट द ईयर कि इसकी वजह से जो, ये मान लीजिए आप विजुलाइज कीजिए कि हमारे पास ये जो ऑर्बिट है वो, जो सैटेलाइट ट्रेवल कर रही है वो डार्कर साइड जो इधर अवेलेबल है उस डार्कर साइड में नहीं जाती है वहाँ पर। इसके जो सोलर पैनल है वो हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं सन के साथ। तो ये जो ऑर्बिट है वो हमारे पास कौन सी ऑर्बिट है, डाउन टू डस्क ऑर्बिट है, जहाँ पे हमारे पास सैटेलाइट के जो सोलर पैनल है हमेशा सन के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास कैनेडियन रडार सेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यूज सच ए डाउन टू डस्क ऑर्बिट टू कीप देयर सोलर पैनल फेसिंग द सन कॉन्स्टेंटली सो दैट दे कैन रिलाई प्राइमरली ऑन द सोलर पावर रादर देन द बैटरीज। क्योंकि जब वो डार्कर साइड जाते हैं हमारे पास, ठीक है, तो बैटरी जो एनर्जी को स्टोर करती है उसकी हेल्प से रिवॉल्व करती है सैटेलाइट, ठीक है, ट्रेवल करती है अपने ऑर्बिट के अंदर। और जब तक वो सोलर कांटेक्ट में है हमारे पास सोलर पैनल, तब तक वो बैटरी का यूज नहीं करती है। बट हमारे पास जब डाउन टू डस्क को ऑर्बिट के अंदर अवेलेबल रहती है सैटेलाइट, जैसा एग्जांपल कैनेडियन रडार सेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, वो हमारे पास सोलर पावर का यूज करती है, बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पर। As you know, the Earth is not a perfect sphere. The bulging near the equator causes additional gravitational forces to act on the satellites. तो अर्थ जो सरफेस है या अर्थ का जो शेप है वो हमारे पास परफेक्ट स्फीयर नहीं है। तो बल्जिंग की वजह से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है वहाँ पर सैटेलाइट्स के लिए। तो दिस कॉज सैटेलाइट ऑर्बिट टू इधर प्रोसीड और रिसीव, तो वो अपनी पोजीशन जो है वो ऑर्बिट से मतलब कि चेंज होती है, क्योंकि हमारे पास मून होगा सन होगा उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी हम देखते हैं सैटेलाइट का मेनली ऑर्बिटल चेंज देख सकते हैं हम। बट यहाँ पे हम अर्थ की बात कर रहे हैं कि खुद अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी हम देख सकते हैं कि सैटेलाइट या तो प्रोसीड कर जाती है अपनी ऑर्बिट से या रिसीड हो जाती है। दीज ऑर्बिट्स आर यूज फॉर सैटेलाइट्स डेट नीड ए कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट। सैटेलाइट डेट टेक पिक्चर्स ऑफ द अर्थ would work best with bright sunlight, while those which measure long wave radiation would work best in complete darkness। तो जो लॉन्गर रेंज ऑफ वेवलेंथ होती हैं जैसे रडार हो गया हमारे पास या फिर लिडार हो गया, जो खुद का एनर्जी सोर्स रखते हैं, जैसे माइक्रोवेव हो गई, ये जो माइक्रोवेव रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है वो हाइयर होती है, तो ये डार्कर साइड में भी वर्क करती है, क्योंकि एक्टिव सेंसर्स कहते हैं हमारे पास उनको। जो पैसिव सेंसर्स होते हैं वो हमारे पास वर्क बेटर करते हैं जब वो सोलर के कांटेक्ट में रहते हैं। तो जनरली दीज ऑर्बिट्स आर यूज फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, सोलर स्टडी, वेदर फोरकास्टिंग एंड रिकनेसेंस पर्पज के लिए। तो जो ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होती हैं वो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, या फिर कुछ सैटेलाइट्स जो है वेदर वाली भी पोलर ऑर्बिट या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर अवेलेबल रहती है। उसके अलावा अगर हमें सोलर स्टडी करनी है, रिकनेसेंस पर्पज के लिए यूज करना है, तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का यूज किया जाता है वहाँ पर। तो एक स्पेशल केस है डाउन टू डस्क ऑर्बिट, और इसमें मेन लाइन है हमारे पास कि इसके अंदर जो सैटेलाइट होती है वो हमेशा सोलर या सन के साथ कांटेक्ट रहती है हमारे पास, ठीक है, जिससे कि हमारे पास सोलर पैनल जो है वो इल्यूमिनेटेड रहता है, ठीक है। और फिर वो अपना उसी के हिसाब से ऑर्बिट अपनी पोजीशन चेंज करती है जैसे जैसे डेज इंक्रीज होता है वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर, जो है वो सन के साथ ओरिएंटेशन मेंटेन करती है। तो ये आज का लेक्चर है जिसमें हमने ऑर्बिट्स के बारे में समझा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इससे हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बनते हैं। कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी आपको विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी गेट ज्योमेटिक्स की तैयारी ज्योमेटिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।